सविता ने सपने में भी नहीं सोचकर देखा होगा कि जिसे वो इतने प्यार से अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाएगी, वो ही बहू कमोलिका उसके खून की प्यासी हो जाएगी। एक आदर्श बेटे की माँ सविता दिन रात बस अपनी किस्मत को ही कोसती रहती कि उसका बेटा अंकित इधर इन बातों से बेखबर था। देखते हैं इस कहानी में क्या सविता कभी अपनी बहू के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा पाएगी या हमेशा ही सब कुछ ऐसे ही चुपचाप सहती जाएगी। अंकित को क्या अपनी माँ के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चलेगा, और अगर पता चलेगा तो वो क्या करेगा? क्या वो अपनी पत्नी को माफ करेगा या उसे घर से बाहर निकाल देगा? इन सभी बातों को जानने के लिए देखते हैं इस कहानी को लास्ट तक। कहानी से पहले आप समझिए, सविता एक ऐसी सास है जो हर एक अच्छी लड़की चाहती है, जो माँ की कमी महसूस ना होने दे। ऐसी है सविता, बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की औरत, जो अपने बेटे अंकित के साथ दिल्ली शहर में रहती है। जहाँ शहर के होने के बाद भी सविता सीधी सादी थी, तो वहीं गांव के होने के बाद भी उसकी बहू कमोलिका बहुत ही तेज और अत्याचारी बहू थी, जो कि अपनी सास पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती। लेकिन अपने बेटे के कारण सविता अपनी बहू से कुछ नहीं कहती और चुपचाप सब कुछ सहती रहती। एक रोज सुबह के 8 बजे सविता अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, बहू कमोलिका, सुबह के 8 बज गए हैं, उठ जा बेटा, नहा रहा है वो। अब थोड़ी देर में वो ऑफिस जाएगा। बेटा वो भूखा ऑफिस जाएगा तो अच्छा लगेगा। चल उठ के आप खाना बना दे। वैसे भी वो बेचारा कल भी भूखा गया था। हो गई बुढ़िया सुबह सुबह चालू। मन तो करता है ना कि इसका टेटुआ ही दबा दूं। खैर माँ जी, आप भी अजीब बात करती हो। जब आप उठ ही गई हो तो मुझे उठाने की जरूरत ही क्या है? आप ही जाकर चाय नाश्ता बना दीजिए। जब मैं नहीं आई थी तो क्या आप सुबह नाश्ता नहीं बनाती थी? तो अब क्या दिक्कत है? एक आदमी का नाश्ता नहीं बना सकती हो? बताओ, आप तो ना बस काम चोरी के बहाने ही बनाती रहती हो। बहू मैंने अब तक तो इस घर को संभाला ही था ना, और तेरे रहते हुए मैं काम करूं अच्छा थोड़ी लगता है। ये तेरा घर है, तुझे अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, और तेरे आने के बाद कुछ तो सुख लेने दे मुझ बेचारी अबला बुढ़िया को। अरे माँ जी, तो मैं कौन सा कहीं चली जाऊंगी? आप भी बहू का सुख ले लेना, लेकिन पहले मुझे तो गांव से शहर में आने का ऐसो आराम की मजे लेने दीजिए, और फिर बात की बात में देखेंगे। अब जाइए और जल्दी से नाश्ता तैयार कीजिए, वरना आपका बेटा भूखा ही चला जाएगा और आप मुझे आराम से सोने दीजिए। सुबह सुबह की नींद, आए हाय क्या नींद होती है, और आप मेरी वही नींद रोज रोज खराब कर देती हो। अपनी सास को सुनाते हुए कमोलिका इतना कहकर अपनी सास का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर कर देती है और खुद आकर आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। थोड़ी ही देर में उसको नींद भी आ जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद अंकित तैयार होकर नीचे आता है और फिर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे नाश्ता दे दो, मुझे बहुत देर हो रही है ऑफिस के लिए। और हाँ, कोमलिका को दवा दे देना, वो बेचारी बहुत बीमार है, सुबह से बेचारी उठ तक नहीं पाई, कितना काम करती है, थकान से उसकी तबीयत खराब हो गई। अब क्या बताऊं तुझे बेटा, उसकी कोई तबीयत खराब नहीं है। ये सब उसके काम न करने के ढकोसले हैं। कहते हैं गांव और शहर की हवा अलग अलग होती है, उसे बस शहर का पानी लग गया है और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं उसे दवा दिलवा दूंगी। तू आराम से अपने ऑफिस जा और चिंता मत करना। अंकित नाश्ता करता है और ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है। इधर सविता रसोई में जाती है और अपने बेटे को ऑफिस के लिए खाने का डब्बा देती है, जिसे लेकर अंकित अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर निकल जाता है ऑफिस के लिए। जिसके बाद सविता का दिन शुरू होता है। सारे घर का काम, किचन, घर, सब कुछ वो अपने आप करती है। काम खत्म करके अपनी बहू के लिए लंच लेकर वो उसके कमरे में भी जाती है, और तभी कमोलिका कहती है, अरे अच्छा हुआ माँ जी, आप आ गई खाना लेकर। मुझे ना बड़ी तेज भूख लगी थी। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि आप नाश्ता लेकर आओगी, लेकिन आप तो आई ही नहीं। जरा सा प्यार अपनी बहू को भी दिखा दिया करो, थोड़ी तो जिम्मेदार बनो। बहू नाश्ते के टाइम तो तू सो ही रही थी, फिर मैंने सोचा अगर मैंने तुझे जगाया तो फिर तू चिल्लाएगी, तो फिर तुझे क्या ही नाश्ता करवाती। फिर मैं घर के कामों में लग गई और अब जाकर फ्री हुई हूँ तो तेरे लिए खाना ले आई। और वैसे भी बहू तू उठ ही गई थी ना, तो लंच के लिए नीचे तो आ ही सकती थी, इतना आलस अच्छा नहीं है। हाँ माँ जी, आ तो जाती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नीचे जाऊंगी तो मुझे घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा, और मेरे घर का काम करने का कोई मूड नहीं था। उसके लिए आप है ना, तो मैं आपको क्यों ही परेशान करती।
अब काम करने से मेरे हाथ खराब हो जाते और मैं थक भी जाती, इसलिए मैं नीचे ही नहीं आई। वैसे कोई काम बचा तो नहीं ना? अच्छी बात है, अपनी सीधी सास पर जितना जुल्म करना है ना तुझे कर ले। वैसे मैंने सारा काम कर लिया है, लेकिन बहू याद रखना, ये सब मैं अपनी बेटे की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तुझे तो मैं अपने घर में रहने भी ना दूँ। तेरे अंदर बहू बनने के कोई लक्षण नहीं है। खैर छोड़, अब अंकित ने बोला था कि तुझे दवाई दिलवा कर लानी है, चल मेरे साथ। माँ जी, दवा लेने तो तब जाऊंगी ना जब मेरी तबीयत खराब होगी। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो अंकित जी से झूठ बोला था, वरना उन्हें अच्छा नहीं लगता ना कि उनकी बीवी लेटी हुई है और माँ सारा काम कर रही है। अब अंकित भी तो आप ही की तरह बेवकूफ है ना, उसने मेरी बात मान भी ली। अब खैर आप जाओ यहाँ से। कमोलिका की बात सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है कि कैसे वो उस पर अत्याचार करती है और उसके बेटे के सामने अच्छी बीवी बनने का ढोंग रचती है। तो वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। समय बीतता है और सब कुछ सविता ऐसे ही सहती जाती है। तभी एक दिन कमोलिका तैयार होकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। बाथरूम में ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए, तो आप एक काम करो, उन कपड़ों को धोकर सुखा देना। उसमें अंकित जी के ऑफिस के भी कपड़े हैं, उन्हें जरूर धो देना, वरना वो गुस्सा करेंगे। और हाँ, मेरा सूट जरा कपड़ों से अलग धोना, कहीं उसमें रंग न लग जाए किसी कपड़े का। बहू, कपड़े मुझसे धोए नहीं जाएंगे, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे तो झुका भी नहीं जाएगा, तो मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? ये काम करने की उम्र थोड़ी है मेरी अब। अरे माँ जी, हद होती है, आप बहाने इतने बनाती हो। कौन सा आपको हाथों से कपड़े धोने हैं जो आप थक जाओगी? धोना तो आपको वॉशिंग मशीन में है ना, तो फिर इतनी बहस क्यों? और कहती हो कि दर्द है। अरे काम वाम करने से ना दर्द वर्द नहीं होता, बल्कि शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। कपड़े तो आप ही धोगी और देखना आपकी कमर का दर्द यूं ठीक हो जाएगा। चलो चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। कमोलिका इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सविता कपड़े धोने के लिए बाथरूम में जाती है। कई बार वो बेचारी वॉशिंग मशीन चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन नहीं चलती। तो वो अपने आप से कहती है, अब समझ में आया कि बहू ने मुझे कपड़े धोने के लिए क्यों बोला, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वॉशिंग मशीन खराब है। इसे ठीक करवाना चाहिए था उसे। इसे ठीक करवाने की बजाय मुझे काम देकर चली गई है। मैं तो अपनी इस अत्याचारी बहू से परेशान हो चुकी हूँ। सास बनना था मुझे, लेकिन मेरी बहू ने मुझे तो नौकरानी बना के रख दिया है। कुछ भी करके मुझे तो कपड़े धोने ही पड़ेंगे। चलो धो ही लेती हूँ, नहीं तो अगर पता नहीं फिर क्या नया ड्रामा करेगी। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, बस यही हाल सविता का था। मशीन खराब थी, इसलिए बेचारी को बाथरूम में बैठकर सारे कपड़े अपने हाथों से धोने पड़े। जैसे तैसे करके वो कपड़ों की बाल्टियां लेकर छत पर जाती है और एक एक करके कपड़ों को रस्सी पर डाल रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन संगीता अपनी छत से कहती है, क्या बात है सविता, इतने सारे कपड़े धो रही है, वो भी बाल्टी भरकर। अरे इतने कपड़े तुम मोहल्ले के लेके आई है क्या, जो इतने सारे धो रही है? और तेरी कामचोर बहू नहीं दिख रही है, वो नहीं धोती क्या? कि उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सास कर क्या रही है और इतना ज्यादा काम कर रही है। नहीं बहन, बहुत दिनों से ना कपड़े नहीं धुले थे और काफी ज्यादा भी हो गए थे। तुम बताओ क्या कर रही हो, कोई काम था क्या? अरे मैं तो खाली ही बैठी रहती हूँ। मेरी बहू तो मुझे एक काम को हाथ नहीं लगाने देती। वो कहती है, माँ जी आप दूर रहो मेरे काम से, मैं कर लूंगी सारे काम। और एक तेरी बहू है जो सारे के सारे काम तेरे पे छोड़ देती है। अरे उसको तेरी उम्र और तेरी बुढ़ापे का लिहाज नहीं है क्या, जो तुझसे इतना ज्यादा काम कराती है? बहू होने का क्या फायदा है तेरे को? क्या सुख है इतना जो तेरे पे वो तरस नहीं खाती है, करमजली कहीं की वो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है संगीता बहन, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। वो अभी घर पे नहीं है ना, वरना वो कपड़े खुद ही धोती। सविता बहन, झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तेरे घर में क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि तुम मेरे बगल में ही रहती है और तेरे घर में ताकाझाकी मैं करती रहती हूँ। मुझे तो आज तक तेरी बहू काम करते हुए नहीं दिखी। सारा दिन ना तू ही काम करते हुए दिखती है और तुझे ना उसकी गलतियों के आगे ना पर्दा डालने की ना आदत सी हो गई है। पड़ोसन की बात तो थी एकदम सही, लेकिन सविता वो बेचारी तो सीधी सादी थी, इसलिए संगीता की बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए वो चुपचाप नीचे आ जाती है।
सविता को कपड़े धोने में ही शाम हो जाती है। वो काम खत्म करके कमरे में आराम करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी कमोलिका अपनी कुछ सहेलियों के साथ घर आती है और अपनी सास को रोकते हुए कहती है, अरे अरे माँ जी, कहाँ जा रही हो? कपड़े धुल गए ना? जैसे मैंने कहा था ठीक वैसे ही धोए है ना? हाँ धुल गए, लेकिन मेरी कमर में बहुत तेज दर्द है। अब मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। अब मुझे थोड़ी आराम की जरूरत है। कोई बात नहीं माँ जी, आप अभी दवा खा लेना, ठीक हो जाएगा। उसके बाद आराम कर लेना। और बैठकर कपड़े धोने में क्या ही थकान होती है। मैं तो बहुत थक गई हूँ आज मॉल में घूम घूम कर। वो मेरी कुछ सहेली आई हुई है ना, उनके लिए चाय नाश्ता बना दीजिए। मेरी इज्जत का सवाल है, मना मत कीजिएगा। और अंकित जी का कॉल आया था, शायद वो आज नाइट लगाएंगे, तो मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ। मुझे काम करने का दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बहू, अब मुझे थोड़ा आराम करने दे। मेरी सच में बहुत ज्यादा हालत खराब है। एक काम करते हैं, दोनों कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं, दोनों को आराम मिल जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे तो आपके हाथों का ही चाहिए। देख लीजिए माँ जी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं सच में आपके बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर आप रहना अकेले और फिर मत कहना कि मैंने आपके बेटे को आपसे अलग कर दिया है। अपना बेटा चाहिए ना, तो चुपचाप जाइए। कल का सूरज आपके लिए बुरी खबर लाएगा। सविता अब बेबस हो चुकी थी। कमोलिका अब सविता का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे रसोई में ले जाकर खड़ा कर देती है। सविता भी अपनी बहू की बातों से डरकर नाश्ता बनाना शुरू करती है, जिसके बाद कमोलिका वहां से चली जाती है और अपने दोस्त में बैठकर हंसी ठिठोली करने लगती है। थोड़ी देर बाद सविता चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है कि तभी उसकी दोस्त कहती है, कमोलिका, तेरी शादी इतने अच्छे घर में हुई है, तो फिर भी इस बुजुर्ग नौकरानी को रख लिया तूने। अरे चाय बनाने में इतना टाइम लगा रही है, तो तुम लोगों के लिए खाना पीना कितना देर से बनाती होगी ये औरत। और मैं तो बोलती हूँ तो इसे धक्के मार के निकाल दे और इससे अच्छी नौकरानी रख ले, ताकि वो तेरे को काम तो करके दे टाइम से। यार तू भी कैसी बात कर रही है? पागल है क्या? जरा आराम से बोल, वो सुन लेगी। और शहरों में बाई मिलती कहाँ है आसानी से, इतने नखरे होते हैं उनके। नहीं कमोलिका, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। चाहे बेशक उस बुढ़िया को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मेरा क्या ही जा रहा है। और नौकरानी को ना इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। कमोलिका की दोस्तों की बातें सुनकर और भी जो लोग वहां पर बैठे थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपनी बहू को अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास का मजाक उड़ाते हुए देखकर सविता को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। लेकिन आज उन लोगों की ये सारी बातें दरवाजे पर खड़ा अंकित सुन रहा होता है, जिसे सुनकर उसका दिल भर आता है। अपनी माँ की ऐसी इंसल्ट सुनकर और देखकर वो घर के अंदर आता है और कमोलिका से कहता है, अच्छा, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा? तुम मेरी माँ को नौकरानी बता रही हो अपने दोस्तों को? एक तो मेरी माँ ने तुम्हें इतना माना, इतना ख्याल रखा, और तुमने क्या किया मेरी माँ के साथ? देवी जैसी माँ है मेरी, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माँ बताइए मुझे, क्या बात है ये? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? सब बताइए। और आखिर आपके साथ ये कब से कर रही है ऐसा? सविता अब अपने दुख को छिपा नहीं पाती और अंकित के पूछने पर सविता उसे गले लगाकर रोते हुए सारी बातें बता देती है। ये सुनकर अंकित को गुस्सा भी आता है और बहुत दुख भी पहुंचता है और वो कमोलिका को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देता है और अपनी माँ की देखभाल के लिए एक नौकरानी को लगवा देता है। और इसके बाद सविता को अपनी अत्याचारी बहू से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। माधुरी को तीखा खाना बहुत पसंद था। एक दिन वो रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास सुलोचना और चाची सास सुनीता बाहर से घर आती हैं और सुलोचना माधुरी को रोकते हुए बोलती है, बहू कहाँ जा रही है तू? देख तेरी चाची सास आई हैं, इनके लिए कुछ खाना ले आ। जी माँ जी, क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, मैं अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। हाँ बहू, कुछ अच्छा बना लियो ताकि तेरी चाची बार बार आए और तेरे हाथ का खाना खाएं। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। आज मैं चाची जी को ऐसी चाय बनाकर पिलाऊंगी ना कि चाची जी कभी नहीं भूल पाएंगी। वो तो मैं जानती ही हूँ बहू कि तेरे हाथ में जादू है, लेकिन ऐसा कुछ मत बना दियो कि तेरी इज्जत बनने की जगह बिगड़ जाए। बिल्कुल माँ जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, इतनी दूर से आई हूँ, पहले नहा धो लूं, उसके बाद कुछ खाऊंगी। जी चाची जी, आप नहा धोकर आइए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माधुरी रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सुलोचना और सुनीता खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और माधुरी उनके लिए खाना लेकर आती है। अरे वाह बहू, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया।
क्या मस्त खाना बनाया है तूने, जो देखने में इतना अच्छा है और खाने में कितना अच्छा होगा, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। चाची जी तारीफ बाद में कर लेना, पहले खाकर तो देखिए, तभी तो पता चलेगा कि जैसा दिख रहा है वैसा स्वाद है भी या नहीं। लगता है आपको भी सब्जी पूरी ज्यादा ही पसंद है। हाँ बहू, मुझे सब्जी पूरी पसंद है। अगर मुझे रोज आलू पूरी खाने को मिले तो मैं रोज खाऊं। तो फिर देर क्यों कर रही है सुनीता, जल्दी से खाना शुरू कर। क्यों ठंडा कर रही है अपनी पसंद का खाना? बिल्कुल खाऊंगी जेठानी जी, बहू ने इतने प्यार से जो बनाया है। अरे क्या हुआ चाची जी, आप खाते खाते उठ क्यों गई? अभी तो आपको पूरी सब्जी और खानी है। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। ये सब्जी पूरी नहीं बल्कि जहर है, जहर। कितनी मिर्ची है इसमें। क्या? ये क्या बोल रही है सुनीता तू? सब्जी में स्वाद नहीं है क्या? मैं सच बोल रही हूँ जेठानी जी, स्वाद तो जब पता चलेगा ना, जब मैं इसे खा पाऊंगी। ये सब्जी पूरी नहीं बल्कि मिर्ची भरी सब्जी पूरी है। मुझे कुछ मीठा खाने को दो वरना मेरी जान चली जाएगी। अच्छा तू शांत हो जा और मेरे साथ चल, मैं अभी तुझे कुछ मीठा देती हूँ। सुलोचना सुनीता को लेकर रसोई में जाती है और फ्रिज से मिठाई निकाल कर देती है। ले सुनीता, तू इसे खा ले, इससे तेरे मुंह का तीखापन ठीक हो जाएगा और तुझे आराम भी मिलेगा। माफ करना चाची जी, मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा पसंद नहीं है, आप इतना परेशान हो जाएंगी। बहू, ये खाना तीखा नहीं बल्कि जहर है। आपको तो पता था कि मैं ज्यादा तीखा नहीं खाती हूँ, तो कम से कम आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए। चाची जी, माँ जी की गलती नहीं है। माँ जी ने मुझे पहले ही सबकी पसंद नापसंद के बारे में बताया था, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे तीखा खाना खाना बहुत पसंद है, इसलिए मुझसे गलती से ज्यादा मिर्ची हो गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मिर्ची में अपना हाथ थोड़ा कम उठाया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में ही नहीं आती। माँ जी, मैंने रोज से तो कम ही मिर्ची डाली थी, अब मुझे ये थोड़ी ना पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाइए और चलकर खाना खा लीजिए। बहू, मैं तो तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू अभी यहाँ से जा, हमें कुछ नहीं खाना। माधुरी वहाँ से चली जाती है। माधुरी के ससुराल वाले उसके तीखे खाने की आदत से बहुत परेशान थे, क्योंकि हर रोज तीखा खाना खाने की वजह से आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब ही रहती। एक दिन उसका पति रुपेश अपना पेट पकड़े अपने कमरे से बाहर आता है और माधुरी से बोलता है, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिला दो, लेकिन हाँ तीखा कम रखना। ठीक है रुपेश जी, नहीं बनाऊंगी तीखा, सभी लोग मेरे तीखे खाने के पीछे पड़े रहते हो। अरे तुम खाना बनाती इतना तीखा हो ना कि ना चाहते हुए बोलना पड़ जाता है। मैं तीखा नहीं बल्कि चटपटा बनाती हूँ, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। अच्छा ठीक है, तुम जो बना के लाओगी मैं चुपचाप खा लूंगा, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है भूख से। जाती हूँ जी, आप तो बच्चों की तरह पीछे ही पड़ गए हो। माधुरी रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद आलू की सब्जी और जीरे वाले पराठे लेकर अपने कमरे में आती है। देखिए रुपेश जी, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, आलू की सब्जी और जीरे वाले पराठे। लाओ लाओ जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे क्या हुआ जी, आप खड़े क्यों हो गए? अब क्या खड़े होकर खाना खाओगे? मैं खाना खाने के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि हाथ धोने जा रहा हूँ मैं। आपको तो बहुत तेज भूख लगी थी, अब जब मैंने बना दिया तो आपको खाना ही नहीं है। तुम्हें पता भी है कितना तीखा ही है? अरे खाते ही मेरी जान निकल गई। तुम्हें कहा था ना तीखा मत बनाना। अरे इतना तीखा कौन बनाता है यार? मैंने तुम्हें बोल के ही गलती कर दी। क्या हुआ बेटा? माँ बहुत भूख लगी थी, इसको कहा कि खाना ले आओ। अरे खाने में इतनी मिर्ची भर के लाई कि मेरा मुंह अभी तक चल रहा है। इससे कभी कम मिर्च वाला खाना बना है जो आज बनेगा? तो रुक, मैं तेरे लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। रहने दो माँ, वैसे भी अब मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। मैं बाहर जाना जूस पीने के लिए, ताकि मुझे राहत मिले। रुपेश कमरे से चला जाता है, जिसके बाद सुलोचना भी अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में खुद से बोलती है, अब बहू का तीखापन खाने की आदत को बदलने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ भेज देती हूँ, क्योंकि उसका पति डॉक्टर है और डॉक्टर के घर में तो वैसे भी उबला हुआ खाना खाते हैं। ना ये वहाँ तीखा बना पाएगी और ना ही खा पाएगी, शायद इसका तीखापन कम हो जाए। सुलोचना अगले दिन अपनी बहू को लेकर अपनी बहन सुमित्रा के घर जाती है और माधुरी को रसोई में चाय बनाने के लिए भेजकर सुमित्रा को सारी बातें बताते हुए बोलती है, दीदी
आप मेरी बहू को अपने घर रखेंगे कुछ दिन के लिए? मुझे पूरा यकीन है कि अगर माधुरी आप लोगों के साथ यहाँ रहेगी तो शायद तीखा खाना कम कर देगी, क्योंकि जब मिलेगा ही नहीं तो खाएगी क्या? क्या हुआ दीदी, आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? कोई दिक्कत है क्या? आप मेरी बहू को अपने पास नहीं रखना चाहती क्या? नहीं सुलोचना, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, हम सभी फैमिली वाले रिलेटिव की शादी में जा रहे हैं, कुछ दिन बाद ही आएंगे, तो बहू को ऐसे अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा है। दीदी ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या परेशान होना। जब आप लोग शादी से वापस आ जाएंगे मैं तब माधुरी को ले आऊंगी। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। कुछ देर बाद सुलोचना अपनी बहू को लेकर घर पर वापस आ जाती है और 1 महीने के बाद दोबारा लेकर जाती है। उसी बीच उसे अपने रिश्तेदारों से पता चलता है कि उसकी बहन झूठ बोल रही है, जिसका उसे बहुत बुरा लगता है और वो सुमित्रा को अकेले में ले जाकर बोलती है, दीदी मुझे एक बात नहीं समझ में आई, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप अपनी फैमिली के साथ शादी में जा रही हैं? अगर आपको मेरी बहू को अपने साथ नहीं रखना था तो आप पहले ही मना कर देती। सुलोचना, तुम गलत समझ रही हो। बात ऐसी है, जब तुम अपनी बहू को लेकर आई उस समय मैं बहुत तीखा खाती थी, तो तुम्हारी बहू क्या ही समझती। तो आपने पहले क्यों मना किया? पहले और अब में क्या फर्क है? फर्क ये हुआ कि उस दिन के बाद मैंने तीखा खाना बंद कर दिया। धीरे धीरे 1 महीने में मेरी आदत छूट गई। अब तो मैं तेरी बहू को भी बोल सकती हूँ कि इतना तीखा खाना अच्छी बात नहीं है। अपनी बहू का तीखा खाना छुड़वाने के लिए सुलोचना अपनी बहू को यहाँ पर छोड़ देती है और 1 महीने के बाद जब वो उसे वापस लेकर अपने घर पर जाती है तो वो पहले से भी ज्यादा तीखा खाना बनाने लगती है और पूछने पर वो सबको बताती है कि उसने अपने साथ साथ उन लोगों को भी तीखा खाना सिखा दिया है। जिसे सुनकर सुलोचना अपना सर पकड़कर हॉल में बैठ जाती है और माधुरी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है।